साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री, जिसमें आर्टिकल 74, 75 और 77 और 88 से संबंधित अपने बात की थी कि मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, मंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है और मंत्री अपना त्यागपत्र किन को देते हैं, इनसे संबंधित अपन बात की थी। साथ ही प्रधानमंत्री पद से संबंधित बात करें तो मैंने कहा प्रधानमंत्री किन को बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या संसद का सदस्य होना आवश्यक है या फिर लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, इन चीज़ों इन तमाम जो जानकारियां हैं इनसे संबंधित अपनी बात जो पिछली क्लास में हो चुकी है। साथियों आज की इस क्लास में अपना टॉपिक मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री ही रहेगा, लेकिन इनसे संबंधित और क्या क्या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है उनसे संबंधित बात करेंगे। साथियों आजकल बदलते एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है और सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी तो क्यों होता है, इनसे संबंधित बात करने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से, मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से जो है किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इनका राइट आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी क्यों होते हैं, इसको जानना हमारे लिए क्या है, बेहद आवश्यक है। आप सभी को पता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्री अपना त्यागपत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और अगर किसी मंत्री को बर्खास्त करना है तो बर्खास्त भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अर्थात मंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो मैंने कहा मंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। मंत्री को शपथ कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति। मंत्री अपना त्यागपत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को। और अगर मंत्री को बर्खास्त करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन मंत्री के बर्खास्त का मामला जो है ये आपने नया शब्द सुना है, बर्खास्त क्या होता है। और एक और ध्यान में रखिएगा, मंत्री जो हैं किन के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, मंत्री जो हैं किन के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसीलिए जो हैं मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। कथन और कारण का अच्छा क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों होते हैं, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति कर रहा है। मंत्रियों को शपथ कौन दिला रहे हैं, राष्ट्रपति दिला रहे हैं। मंत्री किन को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। मंत्री को बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन किन के कहने पर, तो ध्यान से सुनिएगा। बर्खास्त से संबंधित मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री के कहने पर, अर्थात प्रधानमंत्री के परामर्श से जो है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि मंत्री परिषद में कौन शामिल होगा ये तो कौन तय करेगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को कहे भाई आप त्यागपत्र दे दे, लेकिन मंत्री के मैं तो नहीं दूं, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ ही नहीं है। राष्ट्रपति को कहेगा उस मंत्री को क्या कर दो, बर्खास्त कर दो। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को बर्खास्त भी कर सकता है जो मंत्री पद पर बैठा है। जैसे वर्तमान में मैं बात करूं तो कोई सा एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं थावरचंद गहलोत मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं, थावरचंद गहलोत मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री को लगा कि थावरचंद गहलोत की बजाय किसी और व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए, तो थावरचंद गहलोत जी को कहेंगे आप मंत्री पद से क्या दे दीजिए, त्यागपत्र। लेकिन थावरचंद गहलोत जी कह रहे हैं मैं तो नहीं दूंगा, तो फिर प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहेंगे कि थावरचंद जी गहलोत को आप मंत्री पद से क्या कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए। तो मंत्री पद से वो क्या कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। लेकिन किसकी परामर्श से करेंगे, प्रधानमंत्री की परामर्श से। राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैंने शब्द लिखा है प्रसाद पर्यंत। ये शब्द आप बहुत बार सुनेंगे। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब हुआ, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक इच्छा है तब तक रहेंगे। अर्थात बिना किसी कारण से किसी व्यक्ति को हटाया जा सकता है मंत्री पद से। यानी प्रधानमंत्री को लगा कि अमित शाह थोड़े से ज्यादा यूं कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मेरा प्रभाव कम लगे लोगों को, और अमित शाह, क्योंकि आपको पता ही राजनीति में सब कुछ चलता है, तो अमित शाह को कहेंगे त्यागपत्र दे दो, वो कहे नहीं दूं, या फिर कहे नहीं अमित शाह को,
और सीधे ही राष्ट्रपति को क्या कहे कि अमित शाह को क्या कर दो, बर्खास्त कर दो। अर्थात बिना किसी कारण से किसी व्यक्ति को मंत्री पद से हटा देना राष्ट्रपति हटा सकता है, और ये राष्ट्रपति तभी करेगा, इनके भी परामर्श कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। अमित शाह जी की हटाने की, अब ऐसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट क्या रहेंगे, क्लियर रहेंगे। तो मंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाना है, राष्ट्रपति दिला रहे हैं। मंत्री अपना त्यागपत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अगर किसी मंत्री को बर्खास्त करना है तो बर्खास्त की सिफारिश कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और मंत्री किन के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों होते हैं, कारण भी जानना आवश्यक है। क्यों मंत्री जो हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद अपन बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व की। किसकी बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, आप सभी को पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व एक विशेषता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्री तैरते भी साथ में हैं और डूबते भी साथ में। इसको अपन यूं कह सकते हैं कि मंत्री तैरते भी साथ में हैं, तैरते भी साथ में हैं, तैरते भी साथ में हैं और डूबते भी साथ में हैं, और डूबते भी साथ में हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो सामूहिक उत्तरदायित्व को ये भी कह सकते हैं कि मंत्री तैरते भी साथ में हैं और डूबते भी साथ में हैं। ये कौन सा सिद्धांत है, उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता। इस प्रकार का प्रश्न भी आजकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बदलते एग्जाम पैटर्न में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब मंत्री जो है तैरेंगे भी साथ में और डूबेंगे भी साथ में। इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध, एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में, कौन सी सभा में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त। संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त। यह क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। किसी एक मंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में पारित हो जाता है लोकसभा में, तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसे बोलते हैं तैरते भी साथ में हैं और डूबते भी साथ में। अगर प्रशंसा हो रही है तो संपूर्ण मंत्री परिषद की हो रही है, ठीक है, और अगर डूबेंगे तो सबको साथ में ले डूबेंगे। यानी किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी हम तो डूबेंगे, सनम तुझे भी ले डूबेंगे। इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और सुनिएगा जरा, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, प्रधानमंत्री क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, तो संपूर्ण मंत्री परिषद समाप्त। संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये भी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कोई प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, मैं तो जो राज्यसभा का मेंबर हूं और प्रधानमंत्री लोकसभा का मेंबर है, तो फिर नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री पद से नहीं हटूंगा। नहीं भाई साहब, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तो मंत्री परिषद भी क्या, सारी की सारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की टीम है। और जब कैप्टन त्यागपत्र दे देता है तो खिलाड़ी तो, क्लियर बात। तीसरा बात आपको ध्यान में रखना इसमें कि अगर लोकसभा भंग हो जाए, नंबर 1 तो, और तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि अगर लोकसभा भंग हो जाए, कौन सी सभा, अगर लोकसभा क्या हो जाए, भंग हो जाए, अगर लोकसभा भंग हो जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, संपूर्ण मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त। मंत्री परिषद क्या हो जाएगी,
समाप्त हो जाएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यह है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अगर लोकसभा भंग हो जाए, जैसे वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्रिपरिषद समाप्त है। भले ही कोई सदस्य राज्यसभा का मेंबर है और वो अगर मंत्री बना बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा भंग है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त है। प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त है। और अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या है, समाप्त है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इस यहां से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये तो है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, इनसे संबंधित अपने बात की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मंत्री सामूहिक रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मंत्री सामूहिक रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि जब लोकसभा भंग हो जाती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी, मंत्री सामूहिक रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा किन के प्रति, लोकसभा के प्रति। मंत्री सामूहिक रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। और मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो मैंने बात कही व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति। तो मंत्री जो हैं व्यक्तिगत का पूछे तो आप कौन सा करेंगे, व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से किन के प्रति, लोकसभा के प्रति। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, इनसे संबंधित अपने बात की। और साथ ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी क्यों होते हैं, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति, उनको शपथ, उनको बर्खास्त करना या त्यागपत्र या अपन कहें मंत्री प्रसाद पर्यंत किन के रहते हैं, राष्ट्रपति के रहते हैं। इसीलिए जो हैं ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब साथियों बात आई मंत्री कितने होंगे, मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे। मंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य हो सकता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी 543 और 245। वर्तमान की मैं बात करूं, वर्तमान की बात करूं तो ध्यान में रखिएगा, वर्तमान में आपके कितने हैं, 8, 8 और 7, 788 जो हैं ये संसद के सदस्य हैं। संसद के क्या है, सदस्य हैं। कितने मेंबर हैं, यानी लोकसभा से कितने हैं, लोकसभा सदस्य, और 245 हैं आपके राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। और टोटल संसद के सदस्य कितने हो गए, 788। अब 788 सदस्य हैं, मंत्री कितने बनेंगे, इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया था। आप लोगों को पता है कि एक मंत्री के पीछे कितना खर्चा होता है, और जो केंद्र का कैबिनेट मंत्री होता है उसका प्रोटोकॉल राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर होता है। समझ रहे बात को, यानी एक राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उनके बराबर प्रोटोकॉल होता है किनका, कैबिनेट मंत्री का। जो संघ का कैबिनेट मंत्री है, केंद्र का जो कैबिनेट मंत्री है, उनका प्रोटोकॉल राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर होगा। तो मान लीजिए केंद्र में कितने कैबिनेट मंत्री होंगे तो उसके संबंधित कितना व्यय, कितना खर्चा जो है, जनता का पैसा यहां पर लगेगा। इनसे संबंधित पहले कोई प्रावधान नहीं थे। लेकिन 1998 में देश के प्रधानमंत्री बने वाजपेयी। आप लोगों को पता है भारत में गठबंधन की सरकारें बनती हैं, और गठबंधन की सरकार में क्या होता है, गठबंधन की सरकार में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो असंतुष्ट हो जाता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि ये गठबंधन तोड़ सकता है, तो उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है या उस व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। आप सभी को पता है कि 1952 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए। 1952 से लगाकर मैं बात करूं 1977 तक तो एक तरफा शासन क्या था, कौन सी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। कौन सी पार्टी ने, कांग्रेस। अब शुरुआत आती है गठबंधन सरकारों की। अब गठबंधन सरकारें जब शुरू हुई तो मंत्रियों की संख्या भी क्या हुई, बढ़ने लगी। मंत्रियों की संख्या भी बढ़ने लगी, पहले 50, फिर 60, 80, 90, 100, मतलब 100 से अधिक मंत्री। और 1998 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत में मंत्री परिषद की संख्या की मैं बात करूं तो सर्वाधिक मंत्रियों की संख्या रही। किन के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक रही।
और लगभग जो है 97 से 98 मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रही। तो मान लो 100 मंत्री, और 100 मंत्रियों के पीछे कितना खर्चा होता है ये हम सब लोगों को भली भांति जानकारी है कि एक मंत्री जब संघ का, केंद्र का मंत्री जब राज्य में भी आता है ना अपने, तो भी एक प्रकार का, क्योंकि प्रोटोकॉल किनके समान है, राज्य के मुख्यमंत्री के समान। इसी समय जो क्या हुआ 2002 में संविधान समीक्षा समिति, ये सर्वाधिक मंत्रियों का दौर था। उच्चतर स्तर पर 97 मंत्री जो हैं वाजपेयी की सरकार में थे। 97 मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। हम 100 मंत्री कोई संभले जाते हैं क्या? 100 मंत्रियों को बनाना, देश में कितना जनता का व्यय होगा, जनता के पैसे का व्यय होगा, ये हम सबको इस बात की चिंता हुई। तो 2002 में एक संविधान समीक्षा समिति बनी थी, पूरी संविधान से संबंधित। कौन सी समिति बनी थी? संविधान समीक्षा समिति। 2002 में वाजपेयी सरकार के द्वारा ही संविधान समीक्षा समिति का गठन हुआ। संविधान समीक्षा समिति, और इसके जो अध्यक्ष थे, संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, ये थे M.N. वेंकटचलैया। क्या नाम था? M.N. वेंकटचलैया। M.N. वेंकटचलैया जो थे ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश कहते हैं, पूर्व क्या थे? न्यायाधीश। इनकी अध्यक्षता में संविधान समीक्षा समिति का गठन होता है, और इस संविधान समीक्षा समिति ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या, इन्होंने कहा कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 10% होनी चाहिए। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत? 10% होनी चाहिए। यह बात किन्होंने कही? संविधान समीक्षा समिति ने। संविधान समीक्षा समिति ने क्या कहा कि मंत्रियों की संख्या तय कर देनी चाहिए, और क्या कहा कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 10% मंत्री होने चाहिए। और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का मतलब हुआ कि लोकसभा में 543 मेंबर हैं, और 543 का 10% यानी मंत्री कितने होने चाहिए? 55 मंत्री होने चाहिए। कितने मंत्री होने चाहिए? केंद्र में 55 मंत्री होने चाहिए। इसमें से कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे, कुछ राज्य मंत्री होंगे, और कुछ आपके क्या होंगे? उप मंत्री होंगे। ये बात कही थी संविधान समीक्षा समिति ने। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और वाजपेयी जी ने 91वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। और 91वां संविधान संशोधन क्या? 2003 में। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की संख्या का निर्धारण कर दिया। मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या का क्या कर दिया गया? अधिकतम सदस्य संख्या का क्या कर दिया गया? निर्धारण। और कहा कि मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो यहां पर तय किया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की, कुल सदस्य संख्या की 15%। कितने प्रतिशत? 15%। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% ही मंत्री होंगे। 15% ही मंत्री होंगे, और उसमें जो हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% मंत्री हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, शब्दों का बड़ा महत्व है। 15% मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। यानी 543 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा के, तो 543 का 15% मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%। इससे कम कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम के संदर्भ में कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अधिकतम कितने होंगे? अधिकतम का 15% ही होंगे, और उसमें प्रधानमंत्री भी क्या रहेगा? शामिल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी क्या होता है? मंत्री ही होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15% से अधिक जो हैं ये मंत्री नहीं बनाए जा सकते। अब आंकड़ा कितना आता है आप देख लेना, 78, 79 या 80 जो भी आंकड़ा आता है आप लोग देख लीजिए। मंत्री कितने होंगे केंद्र में वर्तमान में? अधिकतम तय कर रखा है 15% से अधिक नहीं हो सकते। और ये प्रावधान कब किया गया?
ध्यान से सुनिएगा, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। किन की सिफारिश पर या किन्होंने कहा था ऐसा करने के लिए? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए संविधान समीक्षा समिति ने कहा था 10%, लेकिन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कितना किया गया? 15%। केंद्र का ही नहीं, राज्यों में भी तय कर दिया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सदस्य संख्या तय की गई, और कहा कि संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होगा? 15% होगा। 15% होगा, और उसमें जो है कौन शामिल होगा? उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी केंद्र में अधिकतम कितने मंत्री होंगे? तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%, और राज्यसभा आपके विधानसभा में कितने होंगे? तो राज्यों में कितने होंगे? तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। ये संशोधन 91वां संविधान संशोधन जो है 2003, आप लोगों ने जब 10वीं अनुसूची पढ़ी थी तो मैंने इस 91वें संविधान संशोधन का जिक्र किया था। मैंने कहा दल बदल से संबंधित जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 से संबंधित जो निर्धारण किया था, उस 1/3 को बढ़ाकर यहाँ कितना कर दिया था? 2/3 किया गया था। इसी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है। न्यूनतम का निर्धारण केंद्र के संदर्भ में नहीं है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और कितना? तो लोकसभा के, कौन सी सभा के? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री भी क्या रहेगा? शामिल रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल साथियों आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो है आर्टिकल 78। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आर्टिकल 78। क्या कह रहे हैं आर्टिकल 78? सुनिएगा जरा। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। आर्टिकल 78 में क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये जो कर्तव्य शब्द है ना, इनसे पहले 2 कर्तव्यों से संबंधित अपन बात कर चुके हैं। जैसे कौन कौन से कर्तव्यों से संबंधित? आप लोगों ने जब पढ़ा होगा आर्टिकल 47, हमने जब आर्टिकल 47 पढ़ा था, मैंने कहा इसमें उल्लेख है राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। किसका उल्लेख है? राज्य के प्राथमिक कर्तव्य। और राज्य के प्राथमिक क्या? राज्य के प्राथमिक कर्तव्य हैं कि राज्य पोषाहार और जीवन स्तर का ध्यान रखेगा नागरिकों के लिए, मदिरा पर जो है प्रतिबंध लगाएगा। ये सारे अपने पढ़े थे जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, और आर्टिकल 47 में। दूसरा, जब मैंने आपको 352 के बारे में बात की थी, यानी राष्ट्रीय आपात से संबंधित, जब 355 एक आर्टिकल मैंने 356 जब आप लोगों से संबंधित मैं बात कर रहा था राष्ट्रपति शासन से संबंधित, तब मैंने आप लोगों को 355 से संबंधित बात की। मैंने कहा इसमें राज्य के कर्तव्य हैं। किसके कर्तव्य हैं? राज्य के कर्तव्य हैं। और राज्य का मतलब यहाँ संघ का कर्तव्य है। संघ के कर्तव्य किन के प्रति? राज्यों के प्रति। किन के प्रति? राज्यों के प्रति। और यहां पर 3 बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। 3 बातें कौन कौन सी? पहली बात थी कि राज्य की बाह्य आक्रमण से क्या करना? रक्षा करना। कौन से आक्रमण से? राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का कर्तव्य किनका है? संघ का है। दूसरा, मैंने कहा कि राज्य में आंतरिक अशांति से रक्षा करना, यह भी किनका कार्य है? केंद्र का कार्य है। और तीसरा, राज्य में संविधान का पालन सुनिश्चित करवाना। राज्य में संविधान का पालन सुनिश्चित करवाना। संविधान का पालन सुनिश्चित करवाना। और राज्य में संविधान का पालन सुनिश्चित करवाना भी केंद्र का कार्य है, यानी संघ का कार्य है। किन के प्रति? जो राज्य हैं भारत में उनके प्रति। यानी संघ का राज्यों के प्रति क्या कर्तव्य है कि किसी भी राज्य के ऊपर बाहरी आक्रमण हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बिहार, गुजरात या कोई भी स्टेट ले लें, किसी भी स्टेट में अगर बाह्य आक्रमण हो रहा है तो संघ की ड्यूटी बनेगी कि उस राज्य की रक्षा करें। अगर राज्य के अंदर आंतरिक अशांति है तो केंद्र की ड्यूटी बनेगी कि राज्य की आंतरिक अशांति से सुरक्षा करें। और राज्य में संविधान के अनुसार शासन प्रशासन का संचालन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में संविधान का पालन करवाना, संविधान की पालन का सुनिश्चितता करवाना, ये भी किन की ड्यूटी है? केंद्र की ड्यूटी है। और तीसरा, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं।
तो कर्तव्यों से संबंधित 3 बातें। इस प्रकार से आप जोड़ के पढ़िए, जहां कहीं आपको लगे कि यहां इससे पहले पढ़ चुके हैं तो साथ ही आप नोट जरूर करें, ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्या होंगे, बेहतर होंगे। मिलान सुमिलित कीजिए वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सही सुमिलित कीजिए। प्रधानमंत्री के कर्तव्य या भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है? विकल्प नंबर ए दे देंगे प्रधानमंत्री, बी दे देंगे राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, और सी दे देंगे केंद्र के प्राथमिक कर्तव्य, इसको भी ध्यान में रखना है, और डी दे देंगे राष्ट्रपति के कर्तव्य। ठीक है, या फिर कोई महान्यायवादी के कर्तव्य, आपके सीएजी के कर्तव्य, कोई भी विकल्प हो सकता है, तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। अब अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, या दूसरा आपको आर्टिकल 78 में दूसरी बात ध्यान में रखनी है, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंध। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंध, ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 78 में किया गया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य क्या संबंध होंगे? आर्टिकल 78। देखिए क्या संबंध होंगे और प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य। देखिए, देश की विधि निर्माण, देश में विधि निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध करवाना, राष्ट्रपति को सूचना देना। पहला कर्तव्य ध्यान से सुनिएगा। देश में अगर किस प्रकार का प्रशासन चल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, देश में अगर कोई नया कानून बन रहा है, विधि का निर्माण हो रहा है, इसकी सूचना किनको देना? राष्ट्रपति को देना। दूसरा कर्तव्य आपको ध्यान में रखना है, जब राष्ट्रपति, ये तो मैं तो देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, और दूसरा जब राष्ट्रपति प्रशासन एवं विधि निर्माण से संबंधित सूचना मांगे, विधि निर्माण से संबंधित सूचना मांगे तो सूचना उपलब्ध करवाना, और ये सूचना उपलब्ध करवाने का काम भी किनका रहेगा? प्रधानमंत्री का। 2 कर्तव्य, पहला सुनिएगा, देश में विधि निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित कोई भी काम हो रहा है तो उसकी समय समय पर राष्ट्रपति को सूचना देना, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। कि भारत में किसी प्रकार का कोई कानून का निर्माण हो रहा है, प्रशासन से संबंधित किस प्रकार की बात चल रही है, शासन प्रशासन में क्या हो रहा है, देश में किस प्रकार की व्यवस्था है और क्या चल रहा है वर्तमान में, तो वो सारी की सारी सूचना जो है समय समय पर राष्ट्रपति को देना। दूसरा, अगर राष्ट्रपति किसी मामले में मांगे कि वर्तमान में देश में जो है ये कृषि संबंधी क्या मामला है भाई, ये कृषि अध्यादेश आई जो विधि का निर्माण हुआ, ये क्या बात है, प्रधानमंत्री से सूचना मांगे तो प्रधानमंत्री को ऐसी सूचना भी क्या करवाना? उपलब्ध करवाना। या फिर विधि निर्माण से संबंधित, या फिर कहीं किसी अपन कह सकते हैं प्रशासन से संबंधित किसी प्रकार की कोई अपन कह सकते हैं कोई विद्रोह हो गया है, कोई भारत के किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध हो गया, तो वो भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। यानी राष्ट्रपति किसी भी मामले में अगर सलाह क्या सूचना मांगे किनसे? प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री को सूचना देनी होगी। तीसरा कर्तव्य, आर्टिकल 78 में ही तीसरी जो बात लिखी गई है वो भी महत्वपूर्ण है। क्या है आर्टिकल 78 में? तीसरी बात सुनिएगा जरा। तीसरी बात है, अगर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और मंत्री परिषद द्वारा, किनके द्वारा? और मंत्री परिषद द्वारा उसके निर्णय पर, मंत्री परिषद द्वारा उनके निर्णय पर विचार नहीं किया गया, मंत्री परिषद द्वारा उसके निर्णय पर विचार नहीं किया गया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा मंत्री ने कोई निर्णय लिया और मंत्री परिषद के द्वारा उस निर्णय पर कोई विचार नहीं किया गया, तो राष्ट्रपति, मंत्री व्यक्तिगत रूप से किनके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति, मंत्री जो किनके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति किनको कहेगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कहेगा कि संबंधित मंत्री ने जो निर्णय लिया है, संबंधित मंत्री ने कोई निर्णय लिया है,
कोई निर्णय लिया है उसको कहाँ रखवाया जाए, उसको मंत्री परिषद के विचारार्थ रखवाया जाए, मंत्री परिषद के विचारार्थ रखवाया जाए, विचार करने हेतु रखवाया जाए, विचारार्थ रखवाया जाए, रखवाया जाए। एग्जाम्पल सुनिएगा जरा, मैंने कहा अगर कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और मंत्री परिषद द्वारा उस निर्णय पर विचार नहीं किया गया है तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री किन के पास जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति, और कहे राष्ट्रपति के पास जाएगा और कहेगा महोदय जी मैंने ये कोई निर्णय लिया है लेकिन मेरे द्वारा लिए गए इस निर्णय पर मंत्री परिषद इस पर कोई विचार नहीं कर रही है, कोई अमल नहीं कर रही है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति उत्तरदायी हूं। आप प्रधानमंत्री को सूचना भिजवाइएगा और मेरे इस निर्णय पर इसको मंत्री परिषद में विचार करने के लिए रख दीजिएगा। अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किनको कहेगा, प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री उस निर्णय को कहां रखवाएगा, मंत्री परिषद में विचारार्थ के लिए रखवाएगा। ये भी आर्टिकल आपके किस में प्रावधान है, 78 में। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आप लोगों को। एक मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, क्या नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ये राजस्थान राज्य से आते हैं और राजस्थान से जोधपुर लोकसभा सीट से मंत्री हैं, सांसद हैं लोकसभा के, और ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री। कौन से मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री। ये राजस्थान से आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, ये राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में ऐसा मान लो इस बार जो है भयंकर अकाल पड़ गया, पानी की विकट समस्या आ गई। इनको पूरे देश की जिम्मेदारी है, लेकिन अपने क्षेत्र से संबंधित बात करें तो उन्होंने कहा राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है, पानी की स्थिति खराब है, लेकिन मंत्री परिषद में जब इस मांग को उठाया गया या इससे संबंधित किसी बात को रखा गया, मंत्री परिषद ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये किनके पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास तो गए हैं प्रधानमंत्री, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का क्या होता है, हिस्सा होता है। ये किनके पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास, और कहेंगे कि मैं ये जो मामला लेकर आया हूं इसको विचार करने के लिए मंत्री परिषद के समक्ष रखवाइए। आप किनसे निवेदन कीजिएगा, प्रधानमंत्री से। तो राष्ट्रपति किनको कहेगा, प्रधानमंत्री को, कि ये जो राजस्थान के मंत्री हैं, जो जल शक्ति मंत्री हैं, इनके वहां राजस्थान में किसी भी स्टेट में हो सकता है, जैसे ये मांग कर ले अब बिहार से संबंधित कि बिहार में किसी क्षेत्र विशेष में कोई पानी की विकट समस्या है, तो वहां पर जो है इसको मामले को विचारार्थ के लिए मंत्री परिषद में रखवाना, ये भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और इसका प्रावधान भी कौन से आर्टिकल में, 78 में। तो 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। कितने, 3। पहला कौन सा, देश में विधि निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाना। दूसरा, राष्ट्रपति जब देश में विधि निर्माण, अलग अलग है, ध्यान में रखना, एक तो ड्यूटी बनती है और दूसरा मांगे जाने पर देना होता है। तीसरा मैंने कहा कि अगर कोई मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, मंत्री परिषद ने उस निर्णय पर विचार नहीं किया है, तो उसमें भी प्रधानमंत्री को कहेगा राष्ट्रपति कि इस मामले को मंत्री परिषद में विचारार्थ के लिए रखवाया जाए। ये भी प्रावधान कौन से हैं, आर्टिकल 78 में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो मंत्री परिषद से संबंधित आर्टिकल की बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल अपने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले आर्टिकल की बात करें तो 74 के बारे में अपने बात की, 75 के बारे में बात की, 77 के बारे में बात की, 88 के बारे में बात की और 78 के बारे में बात की। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल में है, एक आर्टिकल पूछे तो मैंने बता दिया कौन सा है, 78। एक आर्टिकल तो कौन सा है, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंध, 78। लेकिन प्रश्न जो है इस प्रकार का पूछ ले जिसमें विकल्प 2 3 हो। जैसे सुनिएगा, क्वेश्चन ये पूछे कि प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंध, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का उल्लेख, संबंधों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के मध्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसमें 4 विकल्प में लिख रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। 78 का तो कई बार पूछ लिया गया है कि प्रधानमंत्री, और एक आर्टिकल 78 ध्यान में रखिएगा। पहला विकल्प सुनिएगा, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76 और आर्टिकल 79। बी सुनिएगा, आर्टिकल 76, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80। सी देखिएगा, आर्टिकल 78, आर्टिकल 79 और आर्टिकल 81। और विकल्प नंबर डी देखिए, 74, 75 और 78।
अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर इस प्रकार से आपसे पूछे कि 74, 76, 79 तीन आर्टिकल बताने हैं, 76, 79, 80, 78, 79, 81 या फिर 74, 75 या 78। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का उल्लेख कौन कौन से आर्टिकल में है। अगर एक आर्टिकल की बात करें तो एक तो बता ही दिया मैंने कौन सा, 78 होगा। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। आप कहेंगे डी क्यों रहेगा, क्योंकि 74 में हमने देखा था कि 74 में क्या था कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधान सलाह से संबंधित बात है। 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित किसको कौन सा मंत्री बनाना है, ठीक है, ये और उनको कौन कौन सा विभाग देना है ये तो प्रधानमंत्री तय करेगा। लेकिन कौन से व्यक्ति को मंत्री बनाना है, राष्ट्रपति को ये सूचना कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। यानी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में शामिल करने से संबंधित जो जानकारी है वो राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो तीन आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं, 74, 75 और 78, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंधों का उल्लेख किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब साथ ही अपन बात करेंगे मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं और कितने स्तर के मंत्री होते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान में कहीं पर भी मंत्री परिषद के प्रकारों का प्रावधान नहीं किया गया है, कितने प्रकार के होंगे, कितने स्तर के होंगे, कुछ भी नहीं है। ये जो बातें थी मैंने स्पष्ट कर दी, इन बातों का उल्लेख था। कहीं पर भी लिखा गया नहीं है कि कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, उप मंत्री होंगे, कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं। फिर आप कहेंगे ये मंत्री परिषद से संबंधित बातें कहाँ लिखी गई हैं, ये बातें लिखी गई हैं जो कार्य आवंटन का नियम 1961 में बनाया है उसमें लिखी गई है। क्या लिखा गया है कि मंत्री परिषद के 3 प्रकार होंगे और 4 स्तर होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मंत्री परिषद के प्रकार। पहली बात आपको ध्यान में रखना है, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। प्रकार, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो फिर इनका कहां उल्लेख किया गया है, तो ये भी सुन लीजिएगा। इनका प्रावधान किया गया है, इनका प्रावधान कार्य आवंटन नियम, कार्य आवंटन के नियम 1961, कार्य आवंटन के जो नियम 1961 में बनाए उसमें इसका प्रावधान किया गया है। अब आप कहेंगे मंत्री परिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो भारत में मंत्री परिषद के 3 प्रकार एवं 4 स्तर के मंत्री होते हैं। 4 स्तर के मंत्री होते हैं। 4 स्तर के मंत्री होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मंत्री परिषद के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के मंत्री, और मंत्री परिषद में स्तर की बात करें तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के आप लोगों को ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, मंत्री परिषद के प्रकार का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। इनका प्रावधान कहां पर है, तो इनका प्रावधान कार्य आवंटन के जो नियम 1961 में है इनमें किया गया है। कितने प्रकार के मंत्री होंगे, 3 प्रकार के। कितने स्तर के मंत्री होंगे, 4 स्तर के। कौन कौन से होंगे, इनसे संबंधित अपन बात करने वाले। पहले तो ये कंसेप्ट आप लोगों का क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं मंत्री परिषद के स्तर एवं प्रकार की। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। तीसरे भी होते हैं राज्य मंत्री, और चौथे होते हैं उप मंत्री। तो ये स्तर तो कितने हो गए, 4 स्तर हो गए। कितने स्तर हो गए, 4 स्तर हो गए। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आप कहेंगे राज्य मंत्री 2 बार क्यों आया, तो ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ये स्तर है, प्रकार नहीं है। प्रकार तो कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछे कितने प्रकार के मंत्री हो सकते हैं,
तीन प्रकार के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री, उप मंत्री और आपके कैबिनेट मंत्री। लेकिन अगर स्तर की बात करें तो भारत में कितने स्तर के मंत्री हैं? 4 स्तर के मंत्री हैं। पहली बात तो आप लोगों को यह ध्यान में रखनी है। प्रकार अलग हैं, स्तर अलग हैं, क्या होता है अलग अलग इसमें देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन से मंत्रियों के संबंधित? कैबिनेट मंत्रियों से। किनसे संबंधित बात कर रहा हूं? कैबिनेट मंत्री। क्या होते हैं कैबिनेट मंत्री? कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है ये ऐसे मंत्री होते हैं जो अपने विभागों के मुखिया होते हैं, अर्थात अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया, अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया या स्वतंत्र प्रधान, अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया होते हैं, अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सारे के सारे जो मंत्री हैं ये किस में आएंगे? कैबिनेट मंत्री। वापस से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। दूसरी कैबिनेट मंत्रियों में आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे ये स्वतंत्र अपने विभाग से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, अपने विभाग से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। क्लियर बात? तो दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये जो कैबिनेट मंत्री होंगे ये अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया होते हैं और अपने विभागों से संबंधित किसी प्रकार का निर्णय लेने भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है राज्य मंत्री। कौन सा ध्यान में रखना है? राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री में क्या प्रावधान है ये सुन लीजिएगा। मैं स्वतंत्र प्रभार की बात बाद में करूंगा, पहले राज्य मंत्री देखते हैं। राज्य मंत्री में प्रावधान है कि ये स्वतंत्र विभागों के मुखिया नहीं होते हैं, स्वतंत्र विभाग के प्रधान नहीं, स्वतंत्र विभाग के प्रधान नहीं होते। इसका मतलब इनके अधीन रहकर कार्य करेंगे कौन से मंत्री? राज्य मंत्री। अर्थात यह कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहकर, कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। दो बातें इसमें भी ध्यान में रखनी है। राज्य मंत्री जो हैं ये अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया नहीं होते हैं, ये आपके कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक तो रक्षा मंत्री और एक रक्षा राज्य मंत्री, एक कृषि मंत्री और एक कृषि राज्य मंत्री, एक गृह मंत्री और एक गृह राज्य मंत्री। तो ये तो स्वतंत्र होंगे अपने विभागों से संबंधित और ये निर्णय लेने में भी स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इनकी सहायता के लिए जो मंत्री होंगे उनको क्या बोलेंगे? राज्य मंत्री। अर्थात ये कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका कार्य होता है अपने विभाग से संबंधित मंत्री की सहायता करना, अपने विभाग से संबंधित मंत्री की सहायता करना, अपने विभाग से संबंधित मंत्री की क्या करना? सहायता करना। जो पहली बार दूसरी बार चुनाव जीत के आते हैं, जिनको इतना अनुभव नहीं होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा मंत्री बना देते हैं? राज्य मंत्री बना देते हैं, ताकि वो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहकर कार्य करें और अगली बार जब अपन चुनाव जीतेंगे तो ये बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे और जिसके कारण जो इनको कौन सा मंत्री बना दिया जाएगा? कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये तो स्वतंत्र विभाग के प्रधान नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के अधीन रहकर कार्य करेंगे और ये अपने विभागों से मंत्री की सहायता करने के लिए होते हैं, अर्थात इनकी सहायता करने के लिए क्या होते हैं? राज्य मंत्री। तीसरा मैंने लिखा है आपके सामने, जो तीसरा आपको ध्यान में रखना है वो है स्वतंत्र प्रभार। कौन से हैं? स्वतंत्र प्रभार। आप कहेंगे स्वतंत्र प्रभार क्या है? इसको भी सुन लीजिएगा जरा। स्वतंत्र प्रभार, ये जो स्वतंत्र प्रभार की मैं बात करूं ये प्रकार में शामिल नहीं है, स्तर में शामिल है। आपको पता है कि कैबिनेट मंत्रियों, एक कैबिनेट मंत्री जो हैं ये राज्य के मुख्यमंत्री के समान प्रोटोकॉल होता है। एक कैबिनेट मंत्री में कितना व्यय होता है, उस व्यय को कम करने के लिए, उस खर्चे को कम करने के लिए ये होते तो राज्य मंत्री हैं, इनको सुख सुविधाएं दर्जा सारा राज्य मंत्री के समान होता है, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इनको विभाग अपना दे दिया जाता है, ये अपने विभाग के प्रधान होते हैं और ये अपने विभाग में सभी प्रकार के निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। लेकिन इनको सुख सुविधाएं किन के अनुसार मिलेगी? इनका प्रोटोकॉल क्या रहेगा? इनका प्रोटोकॉल राज्य मंत्री के समान रहेगा। इसीलिए इनको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अर्थात इनका जो प्रोटोकॉल है, पहली बात क्लियर कर देता हूं,
इनका जो प्रोटोकॉल है इनके समान होता है, राज्य मंत्री के समान। प्रोटोकॉल राज्य मंत्री के समान होगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, प्रोटोकॉल किसके समान होगा? राज्य मंत्री के समान। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया होते हैं। ये विभाग के स्वतंत्र मुखिया होते हैं या स्वतंत्र प्रधान होते हैं, और अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेने में भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अपने विभाग से संबंधित निर्णय लेने में भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इन स्वतंत्र प्रभार को रखने का उद्देश्य ये है कि कैबिनेट मंत्री अगर बनाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा व्यय होगा, और खर्चे को कम करने के लिए उनकी सुख सुविधाओं को राज्य मंत्री के समान देकर इस खर्चे को कम, देखिए कितनी शानदार व्यवस्था जो है ये कार्य आवंटन नियम 1961 में की गई, कि किस प्रकार से भारत की जो जनता का पैसा है, संचित निधि में जो पैसा है वो तो किनका है? हम सबका ही तो है। सरकारें जब बनती है तो थैला भर के साथ में थोड़ी लेके जाती हैं कि हम जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी जो है सूट के 5-7 लेके गए भर के कि हम विकास करेंगे। नहीं, पैसा तो किनका है? सरकार का। पैसा किनका? सॉरी, सरकार का नहीं है, पैसा तो हम सबका है। हम जो भी टैक्स देते हैं और उनका बदले जो टैक्स सरकार को प्राप्त होता है वो संचित निधि में जमा होता है, और सरकार संचित निधि से पैसा निकालकर हमारी योजनाओं पर खर्च करती है, और सरकार कहती है हमने आपके लिए इतना कर दिया। अरे भाई, हमने टैक्स दिया तभी करा है, आपने कोई घर से लाकर थोड़ी करा है। कोई मंत्री बनता है, कोई एमएलए एमपी बनता है तो कोई घर से लाके खर्चा थोड़ी करता है। हाँ, चुनाव के समय घर से लाके करेगा, क्योंकि उसको किसकी आवश्यकता है? वोट की आवश्यकता है। लेकिन जब विकास की बात करेंगे तो कहेंगे सरकारी फंड में पैसों की कमी है। ठीक है, आपके वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली। ये वित्तीय स्वीकृति मिलने वाला क्या मामला है? वित्तीय स्वीकृति का मतलब पैसे नहीं दिए गए हैं, केवल घोषणाएं हुई है, और घोषणाएं आप सभी को पता है, नेता जो है घोषणाओं के बल पर जीत जाते हैं, और हम सब जनता को क्या बना देते हैं? बेवकूफ बना देते हैं। तो पैसा तो किनका है? सरकार का। कार्य आवंटन के नियम में सरकार के पैसे में व्यय की कमी के लिए स्वतंत्र प्रभार से ऐसा प्रावधान किया गया। अगला टाइप देखिए, यह है उप मंत्री। उप मंत्री क्या होते हैं? ये सबसे निचले स्तर के मंत्री होते हैं, सबसे निचले स्तर के मंत्री, सबसे निचले स्तर के मंत्री। और सबसे निचले स्तर के मंत्री को क्या कहते हैं? उप मंत्री कहते हैं। ये जो हैं ये भी अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया नहीं होते हैं, और ये जो कैबिनेट मंत्री और साथ ही स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं, इनकी सहायता करते हैं कार्यों में। इनकी कार्यों में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कौन से मंत्री? उप मंत्री। तो ये जो 4 स्तर है मंत्रियों के, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। पहला जो मंत्री का स्तर है उसको अपन बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है अपने विभागों का क्या होता है? स्वतंत्र मुखिया होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया आप लोगों को, कौन सा? गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। और अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेने में भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। राज्य मंत्री, इनका प्रोटोकॉल किनके समान रहेगा? राज्य मंत्री के समान रहेंगे, लेकिन ये अपने विभागों के क्या होते हैं? इनके पास स्वतंत्र प्रभार होते हैं और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। तीसरा है राज्य मंत्री। ये अपने विभागों के प्रधान नहीं होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं और अपने विभाग की जो मंत्री हैं इनकी मदद करते हैं। जैसे गृह मंत्री हैं तो ये गृह राज्य मंत्री होगा, जो इस गृह राज्य मंत्री इस गृह मंत्री की क्या करेगा? मदद करेगा। अगला जो है उप मंत्री, ये सबसे निचले स्तर के मंत्री होते हैं और इनको ज़्यादा कोई प्रोटोकॉल भी इनका नहीं रहता है, ठीक है। और ये जो है सभी प्रकार के मंत्रियों की क्या करते हैं? मदद करने के लिए होते हैं, उनकी सहायता से कहने, ये नहीं, ये ट्रेनिंग का एक सिस्टम है। इसमें पहली बार को चुनाव जीत के आया है और उनको अगर मंत्री बनाना है तो सीधे कैबिनेट नहीं बनाएंगे, उसको उप मंत्री में डाल देंगे, फिर हो सकता है अगली बार राज्य मंत्री, फिर अगली बार स्वतंत्र प्रभार और फिर अगली बार कैबिनेट मंत्री। यानी कैबिनेट मंत्री जो भी बनते हैं वो पहली बार में ही नहीं बनाए जाते। जिनको नीति निर्माण में और शासन प्रशासन में अच्छा अनुभव होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मंत्री परिषद क्लियर हो गई आप लोगों के कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं और उप मंत्री क्या होते हैं। इनका प्रावधान संविधान में नहीं है, इनका प्रावधान जो है कार्य आवंटन नियम 1961 में किया गया है। अब देखिएगा, एक शब्द आप सुनते हैं मंत्री परिषद, एक शब्द तो आप तो कौन सा सुनते हैं? मंत्री परिषद। और एक शब्द आप सुनते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इसको भी समझ लेते हैं। मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, कौन कौन मंत्री परिषद में शामिल होते हैं और कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, इनका संविधान में कहां कहां प्रावधान किया गया है
देखिएगा, मंत्री परिषद जैसे शब्द जो हैं, मंत्री परिषद जैसे शब्द जो हैं, इनका प्रावधान आप लोगों ने अभी आर्टिकल देखा होगा, आर्टिकल 74 में था और आर्टिकल 75 में भी था कि ना, कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। 74 कह रहे हैं। 75 में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, किस प्रकार से की जाएगी, मंत्री परिषद किस प्रकार बनेगी, ये सारा 75 में था। मंत्रिमंडल मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द जो हैं मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। क्लियर बात। अब देखिएगा, अब कहेंगे मूल संविधान में नहीं था तो कब जोड़ा गया, ये भी जान लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 के द्वारा अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में कौन सा शब्द जोड़ा गया, मंत्रिमंडल। 352 में शब्द जोड़ा गया, कौन सा, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। यानी आज भी मंत्रिमंडल जैसा शब्द एक ही आर्टिकल में है और वो 352 में है, और उसमें कब जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। उससे पहले कहीं पर भी मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं था। मूल संविधान में मंत्री परिषद जैसे ही शब्दों का प्रावधान था। मंत्रिमंडल 352 में जोड़े गए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्यों जोड़े गए, आप लोगों को पता ही है, जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था और राष्ट्रपति से संबंधित जब राष्ट्रीय आपात की अपन बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इंदिरा गांधी ने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को कहकर पूरे देश में क्या लगा दिया, आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात लगा दिया। इसके बाद में देश के प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई बने तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और कहा कि मंत्री अकेले प्रधानमंत्री के कहने से नहीं लगेगा, जब तक मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश नहीं दे दे। उस समय शब्द जोड़ा गया, कौन सा, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का क्या मतलब हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, तो मंत्री परिषद एक दीर्घ निकाय है। कैसा निकाय है, दीर्घ निकाय है। मंत्री परिषद कैसा निकाय है, एक बड़ा निकाय है जिसमें लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा के कुल सदस्य के 15% अधिकतम सदस्य हो सकते हैं किसमें, मंत्री परिषद में। लेकिन बात करूं मैं मंत्रिमंडल की, तो ये लघु निकाय है। कैसा निकाय है, लघु निकाय है। इनमें जो सदस्यों की संख्या रहती है वो 15 से 20 से अधिक नहीं रहती। सामान्यतः कोई प्रावधान नहीं है कितने रहेंगे, लेकिन सामान्यतः 15 से 20 रहते हैं। और इसमें सामान्यतः जो है ये मंत्रियों की संख्या रहती है कितनी, 60 से 70। कितनी रहती है, 60 से 70। अर्थात ये जो मंत्री परिषद है इसमें सदस्य संख्या 60 से 70 रहती है, जबकि मंत्रिमंडल की बात करें इसमें सदस्य संख्या कितनी रहती है, 15 से 20 रहती है। इसमें तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कौन कौन से, मंत्री परिषद में तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। इसमें जो हैं राज्य मंत्री भी होते हैं और इसमें जो हैं उप मंत्री भी होते हैं। कितने स्तर के मंत्री होते हैं इसमें, तीनों स्तर के मंत्री होते हैं, तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। और जो स्वतंत्र प्रभार है वो भी इसमें शामिल होता है, स्वतंत्र प्रभार। अर्थात सभी प्रकार के मंत्रियों, जैसा आपने बात की थी, ये जो पूरा का पूरा है ये क्या है, मंत्री परिषद है। ये पूरी की पूरी क्या है, मंत्री परिषद है। क्या है ये, मंत्री परिषद है। लेकिन अगर मैं मंत्रिमंडल की बात करूं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, मंत्रिमंडल में सिर्फ कौन से मंत्री होते हैं, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। इसमें केवल कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, अर्थात जो ये वाले मंत्री होते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को अपन क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कैबिनेट मंत्रियों को और किस नाम से जाना जाता है, मंत्रिमंडल नाम से जाना जाता है। और बाकी सारे के सारे जो मंत्री होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, मंत्री परिषद कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है। मंत्री परिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 और 75 में है। मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ, उस समय आर्टिकल 352 में जो है ये कौन सा शब्द जोड़ा गया, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया।
आज भी एक ही आर्टिकल में मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, और वो कौन सा आर्टिकल है? 352। ये दीर्घ निकाय है, इसमें जो है 60 से 70 मंत्री होते हैं, और ये लघु निकाय है, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। ये दीर्घ निकाय है, इसका मतलब इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे और उप मंत्री भी होंगे। लेकिन इसमें केवल और केवल कौन से मंत्री होंगे? केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न बन सकता है। मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है, ध्यान में रखिएगा। बार बार अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज मंत्रिपरिषद में ये निर्णय लिया गया, आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। तो जहां आपको लगे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसका मानना यह है कि आज सिर्फ कौन से मंत्रियों की बैठक हुई? कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। तो ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं अपने विभागों के स्वतंत्र मुखिया होते हैं, और अपने सभी प्रकार के निर्णय लेने में भी क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद में जो राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अधीन रहकर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उनके कार्यों में उनका क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज की इस क्लास में अपने बात की मंत्रिपरिषद से संबंधित, जिसमें जो है सबसे पहले बात की कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट अपने बात की सामूहिक रूप से, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है और सामूहिक रूप से किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मैंने कहा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किनके प्रति? लोकसभा के प्रति। जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, इनके बारे में जाना। नेक्स्ट अपने बात की आर्टिकल कौन सा? मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? अच्छा क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद में संख्या का निर्धारण, मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले 2002 में वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा समिति का गठन हुआ। उन्होंने कहा कि 10% मंत्री होने चाहिए लोकसभा के, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ, और इस 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत? 15% तय की गई। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15%, और उसमें प्रधानमंत्री भी क्या होगा? शामिल होगा। प्रधानमंत्री भी क्या होगा? शामिल होगा। अर्थात 543 का 15% ही मंत्री हो सकते हैं। और राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें राज्यों में, तो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 15%। केंद्र में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान नहीं है, न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान नहीं है, केंद्र के संदर्भ में प्रावधान नहीं है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन दे देते हैं और ऑप्शन नंबर 12 आप सही करके आ जाते हैं, बिल्कुल गलत है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट आप बात करें प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य? 3 कर्तव्यों से संबंधित अपने बात की। साथ ही राज्य के प्राथमिक कर्तव्य आर्टिकल 47 में अपने पढ़ा था, संघ के कर्तव्य राज्यों के प्रति आर्टिकल 355 में पढ़ा था, और प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य हैं, विधि निर्माण से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, और अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और उसका अगर मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति को सूचना देना, और राष्ट्रपति ऐसे निर्णय को मंत्रिपरिषद की विचारार्थ रखवाएगा। किनके माध्यम से? प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति एवं किनके मध्य? राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करेगा। आगे अपन पढ़ेंगे, जब प्रधानमंत्री के कार्य पढ़ेंगे उस समय इसको और क्लियर करेंगे। ये कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद आप लोगों के समक्ष मैंने जो है एक क्वेश्चन रखा था, जिसका अगर आपसे पूछे कि कौन सा उल्लेख है तो इसका 74, 75 और 78। इसके बाद मंत्रिपरिषद के प्रकार, ये आपको अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि मंत्रिपरिषद के प्रकार का उल्लेख संविधान में किया गया नहीं, संविधान में नहीं किया गया है। इनका उल्लेख कार्य आवंटन के नियम 1961 में किया गया है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 4 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री होते हैं ये मैंने तुलनात्मक रूप से आप लोगों के सामने रखा कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या करते हैं, उप मंत्री का क्या कार्य होता है, और इसके बाद में हमने जाना कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है, इनका उल्लेख संविधान के कौन कौन से आर्टिकल में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।